कर रहे थे मसल्स की, और मसल्स में हमने अभी तक देखा कि मसल्स 3 तरह की थी। उनमें स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। तो एक स्केलेटल मसल्स कैसी होती है हमने पूरा देखा इसको। स्केलेटल मसल्स में होते हैं बहुत सारे मसल्स बंडल, जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स, और ये मसल्स बंडल आपस में कनेक्टेड होते हैं फेसिया से। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इनको सबको जोड़ के रखता है। मसल्स के अंदर मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर, और हर मसल्स फाइबर अपने आप में एक मसल्स सेल के रूप में होता है, जहां पर होती है सर्कोप्लाज्म, सर्कोलीमा, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत सारे प्रोटीन के बने मायोफाइब्रिल। ठीक है, उस सेल के अंदर होते हैं। हमने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखा। ये मायोफाइब्रिल आखिर कैसा होता है, तो ये बना था एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। 2 प्रोटीन थी, एक्टिन और मायोसिन। जब हमने एक्टिन को देखा यहां पर, तो इस तरह से ये 2 धागे आपके एफ एक्टिन के थे, इस तरह से, और 2 धागे यहां पर ट्रोपोमायोसिन के थे। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। देखिए, 2 धागे तो इस तरह के थे, और 2 धागे यहां पर थे इस तरह के, और ट्रोपोनिन भी यहां पर मौजूद था। ये एक्टिन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी इस तरह से, और ट्रोपोनिन कहां मौजूद था, बीच बीच में इस तरह से, ये ट्रोपोनिन। तो एक एक्टिन फिलामेंट, इसके अंदर 2 होती हैं एफ एक्टिन, 2 होती हैं ट्रोपोमायोसिन, और रेगुलर इंटरवल पर मौजूद होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, वेरी गुड। हमने जब एफ एक्टिन को देखा, ये जो एफ एक्टिन था, तो ये छोटी छोटी इस तरह की यूनिट से मिलके बना है, और हर यूनिट को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन। हर यूनिट को इस तरह से। ये जो जी एक्टिन है, एक जो ग्लोबुलर एक्टिन है, इस पर ही एक जगह होती है, एक स्पेस होता है, जहां से मायोसिन इससे आके जुड़ेगा। मायोसिन का हेड होता है, ये मायोसिन का हेड इस पे आके जुड़ेगा इस तरह से, ये मायोसिन है। तो ये जो अटैचमेंट साइट होती है वो एक्चुअली एक्टिन फिलामेंट, एफ एक्टिन, ये जो इसका यूनिट है ग्लोबुलर, इन पर होती हैं, जहां से ये मायोसिन इनसे जुड़ेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं अभी इसको जब मैकेनिज्म समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, अगला जो मैंने आपको बताया कि जो मायोसिन होती है, मायोसिन कुछ इस तरह के, ये वाला पार्ट होता है, 2 हेड और ये टेल, और बहुत सारे इस तरह के ये यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं इस तरह से। ये आपका हो जाएगा मायोसिन। एक तो हो जाएगा HMM, हैवी मीरोमायोसिन, और टेल को बोलेंगे लाइट मीरोमायोसिन, LMM और HMM। HMM में क्या है, एक तो हेड है और एक क्रॉस आर्म है, और ये टेल है। इतना मैं आपको पिछला उसमें क्लास में समझा चुका था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आज हम जो बात करेंगे वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आखिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, आखिर जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है।
तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो एक डायग्राम बनाया था मसल्स का एक बार फिर से बना के दिखाना चाहूँगा। इस तरह का ये मैंने आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। और इनके अंदर मौजूद थी हमारी ये वाली ये इस तरह का मैं आपको बनाया था, ये हमारी मसल्स, ठीक है। ये आपकी हो गई जेड लाइन, ये बैंड हो गया आपका आई बैंड, और यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो हो गया आपका ए बैंड। ये भी जेड लाइन और ये भी जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है वो आपका कहला रहा था सर्कोमियर। सर्कोमियर। अब यहां पर मैकेनिज्म क्या है, आखिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। सबसे पहले तो हमको ये वाला पार्ट जानना पड़ेगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या है, मायोसिन, थिक फिलामेंट। ये आपका थिक फिलामेंट है, ठीक है। और ये कैसे बना है मैंने आपको बताया था, इस तरह के हेड निकले हैं ये, और फिर इस तरह से हेड निकले हैं, फिर इस तरह से हेड निकले। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हेड कुछ इस तरह से यहाँ पर निकले हुए हैं, ये वाले पार्ट इस तरह से ये हेड निकले। अब ध्यान देना, ये बीच में हेड नहीं होते, इधर के हेड ऐसे होंगे, ये वाले। मतलब अगर एक हम बात करें तो इधर के हेड इस तरह के हैं, इसका क्रॉस आर्म ऐसे बन रहा है, और इधर का क्रॉस आर्म ऐसे बनेगा। ये दोनों साइड के हेड की डायरेक्शन अलग है, बीच में कोई भी इस तरह का हेड वाला पार्ट नहीं पाया जाता, केवल टेल होती है। तो ये आपका इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे है। अब हम बात करें इस वाले धागे की, एक्टिन वाले की। एक्टिन वाला जो धागा होता है, इस पर हमने बात किया कि ये बना है इस तरह के दो मोटे मोटे धागों से, ठीक है। इस तरह से ये दो मोटे मोटे धागे, और इन पर दो हैं ये पतले वाले धागे। चार धागे थे ना, बिल्कुल। यही चीज एक बार समझ में आएगी तो फिर आपको मसल समझ में आएगा। और यहाँ पर जो मैंने ये ट्रोपोमायोसिन बनाया है नीले रंग वाला, इसी पर रेगुलर इंटरवल में क्या मौजूद है, ट्रोपोनिन मौजूद है। यहाँ पर ट्रोपोनिन मौजूद है, ये, हाँ, ये आपके ट्रोपोनिन हो गए। जगह जगह कहीं पर भी हो सकते ट्रोपोनिन, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, भाई वो धागे हैं इस तरह के, एक पॉलीमर टाइप के हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन इन हेड को इस एक्टिन से जुड़ने में ब्लॉकेज करता है, अवरोध पैदा करता है, एक मास्क के रूप में काम करता है। कौन, ट्रोपोनिन। ये कौन है, ट्रोपोनिन। ये किसके रूप में काम करता है, एक मास्क के रूप में काम करता है। मास्क मतलब एक अवरोधक, बीच में कोई रुकावट का काम करता है। एक्चुअली ये हेड इस एक्टिन के एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट कहाँ होती है, ये छोटी छोटी बॉल हैं इस तरह से ये बना है, और इन ग्लोब्यूलर एक्टिन पर यहां पर वो जगह है जहां पर वो हेड जुड़ सकता है। हेड को अटैचमेंट साइट कहां पर है, इस एफ एक्टिन में है। ये लाल वाले क्या है, एफ एक्टिन, ठीक है। तो एफ एक्टिन में वो लोकेशन है जहां मायोसिन का हेड जुड़ सकता है। लेकिन ये ट्रोपोनिन जो है, ये ट्रोपोनिन कुछ इस तरह से यहां अरेंज होता है कि ये हेड इनसे जुड़ नहीं पाता है। बीच में एक तरह से इनको मान लीजिए यहां पर ये ट्रोपोनिन लगा है, तो ये हेड इससे जुड़ नहीं पाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम कहेंगे ट्रोपोनिन वर्क एज ए बैरियर
it will prevent the attachment of myromycin with the actin filament. ये मायोसिन के हेड को एक्टिन से जुड़ने में रुकावट पैदा करता है ट्रोपोनिन। क्लियर हो गया? इसको जुड़ना है इन फिलामेंट से। यहां पर एक्टिव साइट है, ये हेड इस एक्टिन से जुड़ सकता है, ये यहां पे जुड़ेगा हेड। लेकिन अभी कौन नहीं जुड़ने दे रहा? अभी ट्रोपोनिन है, इसलिए वो जुड़ने नहीं दे रहा है नॉर्मल कंडीशन में। यहां पर ये जो विदाउट ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है विदाउट ओवरलैपिंग वाला, जहां केवल और केवल आपको थिक फिलामेंट दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? ये आपका एच बैंड कहलाता है। मैंने आपको ये सभी समझाए हैं, एच बैंड। ठीक है, अब देखते हैं मसल्स काम कैसे करती है। स्केलेटल मसल है, स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी होती है, वॉलेंटरी है। इसका मतलब ये काम कब तक नहीं करेंगी? जब तक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब तक हमारा ब्रेन इनको कमांड नहीं देगा, स्केलेटल मसल्स तभी काम करती है। तो मान लीजिए हम किसी मसल्स को वर्क करने का कमांड देते हैं, तो कमांड कहां से आएगा? सपोज ये आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से। यहां पे क्या है? ब्रेन। ब्रेन अपना सिग्नल भेजेगा मोटर एरिया को। मोटर एरिया ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन ने कहां भेज दिया? मोटर एरिया। मोटर एरिया कहां होता है? ब्रेन के अंदर ही होता है। वहां से आएंगी मोटर नर्व, वहां से क्या आएंगी? मोटर नर्व आएंगी। मोटर नर्व क्या है? द चेन ऑफ न्यूरॉन। तो ये मोटर नर्व आ रही हैं और यहां पर आपकी वो मसल्स है जिसको मैसेज आना है। तो ये मोटर नर्व यहां पर आकर यहां इससे जुड़ती हैं मसल्स से, और ये मसल्स को मैसेज देती हैं कि आपको काम करना है। बिना काम किए तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये जो नर्व है मोटर नर्व, एक्चुअली ये क्या है? ये न्यूरॉन है। इस तरह के मान लीजिए ये आपके न्यूरॉन्स हैं, ये आपके यहाँ पे डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, ये सेल बॉडी। ऐसा ही तो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा होता है? इस तरह के, ये आपके डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन और ये इसकी नर्व एंडिंग, यही तो होता है। तो ये वाला पार्ट आके जुड़ा मसल्स से, और ये आके जुड़ता है सर्कोलीमा। मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सर्कोलीमा। मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे इससे कुछ ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उनकी वेसिकल से कुछ केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। खास तौर पे हम बात करेंगे कि मोटर नर्व यहां पर अपने मैसेज को केमिकल फॉर्म में मसल्स को देता है। हमने सिनेप्सिस पढ़ा था क्लास 10th में। सिनेप्सिस में क्या होता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज जब देती है, तो यहां से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएंगे तो यहां पर फिर केमिकल रिलीज होते हैं, फिर ये जाकर फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये केमिकल्स यहां पर रिलीज हो रहे मसल्स के पास, मसल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, और इन केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक्चुअली न्यूरॉन के सिग्नल हैं जो मसल्स के पास आ रहे हैं। अब जैसे ही ये केमिकल इस सर्कोलीमा में आएंगे, सर्कोलीमा क्या है? सर्कोलीमा एक मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करेंगे। जैसे ही न्यूरॉन के सिग्नल यहां पे आएंगे, खासतौर पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम आपको याद होना चाहिए, एसिटिल कोलिन।
एसिटिल कोलिन इज द ट्रांसमीटर विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मोटर नर्व। कहां पे सीक्रेट किए वो केमिकल? मसल्स की सर्कोलीमा के ऊपर। और ये जो जंक्शन बना मोटर नर्व और मसल्स के बीच में, जो ये जंक्शन बना, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और इस जंक्शन पे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और उस न्यूरोट्रांसमीटर में जो केमिकल है, खासतौर पे वो केमिकल है एसिटिल कोलिन। तो वो एसिटिल कोलिन इस सेल की मेम्ब्रेन के पास आ गया और इससे इस सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदलती है। यहां सोडियम और पोटेशियम चेंज होता है। सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा। कहीं ना कहीं जब बाहर, यहां पर अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस जगह पर जहां एसिटिल कोलिन आया वहां अपोजिट चार्ज हो जाएगा और यहां एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल। कुल मिला के मैं ये कहूं कि जो केमिकल मैसेज आया उसने मसल्स के अंदर फिर से एक इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसफर कर दिया। एक यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया, मसल्स के अंदर पोटेंशियल बन गया। जैसे ही पोटेंशियल बना, अब यहां पर क्या होता है कि इसके पास है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस मसल सेल के पास क्या है? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने बताया था कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का डिपोजिशन पाया जाता है। लार्ज अमाउंट में कैल्शियम डिपोजिट होता है यहां पर। एक बार फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा आपको। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ब्रेन से सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, यहां पर आकर ये न्यूरॉन है और ये आपके मसल्स सेल है। मसल्स सेल क्या है? सर्कोलीमा। सर्कोलीमा। इसमें क्या है? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या पड़े हैं? फाइबर पड़े हैं। और क्या है? सर्कोप्लाज्म है। और यहां पे डिपोजिट है कैल्शियम आयन। मैंने आपको यही बताया था, कैल्शियम आयन होता है। तो जैसे ही सिग्नल आता है, एसिटिल कोलिन इस जंक्शन पर रिलीज होता है। इस जंक्शन पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उस पोटेंशियल के कारण जब इस सेल को मैसेज मिलता है तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर सर्कोप्लाज्म में आ जाता है। पूरा कैल्शियम बिखर जाएगा। जो पहले एक जगह डिपोजिट था, अब वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। जैसे ही सिग्नल आया, जैसे ही पोटेंशियल डेवलप हुआ, कैल्शियम आयन पूरा सर्कोप्लाज्म में रिलीज हो गया। पहले यहां पर डिपोजिट था, वो रिलीज होके आ गया। अब जब कैल्शियम रिलीज हुआ तो इसी साइटोप्लाज्म में तो पड़े थे फाइबर। ये फाइबर पड़े हैं आपके। और ये फाइबर के ऊपर मान लीजिए एक्टिन और मायोसिन की हम बात करते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आपके थिन फिलामेंट हैं, एक्टिन के फिलामेंट हैं, वहां पर जो ट्रोपोनिन लगा है रेगुलर इंटरवल पर, उस ट्रोपोनिन के ऊपर आकर ये कैल्शियम जुड़ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कैल्शियम यहां सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिपोजिट थे। जैसे ही सिग्नल आया, कैल्शियम रिलीज होके ट्रोपोनिन से आके जुड़ गए। हालांकि वो बिखरे पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रोपोनिन के ऊपर जब आएंगे तो ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर बदल देते हैं। ट्रोपोनिन को पिचका देते हैं, दबा देते हैं, जिससे क्या होगा? ये जो आपके एफ एक्टिन में जो ग्लोब्यूलर एक्टिन था, ग्लोब्यूलर एक्टिन में जो जगह थी जहां पर हेड जुड़ सकता है, वो जगह अनमास्क हो जाएगी। जो पहले ट्रोपोनिन ने मास्क करके रखा था, उसको जुड़ने नहीं दे रहा था, अब वो आराम से जुड़ सकता है। बात समझ में नहीं आ रही है भैया, आप ये समझो, ये आपका एफ एक्टिन, ठीक है। मैं अब ये दो धागे बनाऊं या एक बनाऊं, आपको समझ में आना चाहिए।
ये मान लीजिए इस तरह के एफ एक्टिन, ठीक है। यहां पर ये वो जगह है जो हेड आपका जुड़ सकता है, ये हेड वाला पार्ट इन जगह पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहां पर पहले कौन था बीच में, ये एक धागा था और यहां पर ट्रोपोनिन लगा था, वो इसको जुड़ने नहीं दे रहा था, ट्रोपोनिन बीच में रुकावट कर रहा था। अब कैल्शियम के कारण ट्रोपोनिन पिचक गया, दब गया, इसकी स्ट्रक्चर बदल गई, तो ये चिपक गया, चिपकने से ये पार्ट जो है वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने से अब हेड इससे आराम से जुड़ सकते हैं। अगर कैल्शियम रिलीज नहीं होता, अगर ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर नहीं बदलती, तो ये हेड इससे जुड़ ही नहीं पाते एक्टिन से। एक्टिन से जुड़ने के लिए अनमास्क होना जरूरी है, और अनमास्क होने के लिए कैल्शियम का ट्रोपोनिन से जुड़ना जरूरी है। जब भी सिग्नल आता है कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, ये बाइंडिंग साइट अनमास्क हो जाती हैं और थिक फिलामेंट के जो हेड हैं वो थिन फिलामेंट से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, इतना समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं होता क्या है। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वक्त होता है थिन फिलामेंट स्लाइड आवर थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट जैसे थे जहां थे वहीं रहेंगे, लेकिन थिन फिलामेंट स्लाइड करने वाले हैं, स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, अगर मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और इसमें यहां पर एक छेद हो रहा है। अब आपने क्या किया, एक अपना पेन लिया और पेन लगाकर इस छेद में ये पेन फंसा दिया, और फंसाकर इस पेन को आप इधर घुमाएंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में ये पूरा जो स्लाइड है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर आपने पेन को हिलाया इसमें फंसाकर, तो ये स्लाइड करेगा इधर। बिल्कुल ऐसा ही होना है यहां पर, थिन फिलामेंट ही स्लाइड करेंगे ओवर द थिक फिलामेंट। हाँ, कभी भी यहां पर थिक फिलामेंट मूव नहीं करने वाला है, थिक के ऊपर थिन मूव करने वाला है। देखिए अभी आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए। ये जेड लाइन बनाई, एक जेड लाइन यहां बनाई, एक जेड लाइन यहां बनाई, 3 जेड लाइन बनाई, ठीक है। पहले मैं एक्टिन बना देता हूं। ये हो गया आपका एक्टिन, फिर से एक्टिन, फिर से एक्टिन, 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 ठीक है। ये मैंने एक्टिन बनाया। ये ही चीज एक बार समझ में आ गई तो फिर आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। ये वाला पार्ट ऐसे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये। चलो इधर भी बना देते हैं। ये मैंने क्या बनाया, केवल एक्टिन बनाया, और एक्टिन के बीचों बीच में क्या है, जेड लाइन मौजूद है। ये सब थिन फिलामेंट है। तो इतना तो समझ में आ रहा है, ये आपका आई बैंड है, ये भी आई बैंड है, ये भी आई बैंड है। बीच में ये जो पार्ट है ये अभी एच बैंड बनाएगा, ये क्या है, एच बैंड है। अभी मैं इसमें थिक फिलामेंट बनाता हूं, ठीक है। तो थिक फिलामेंट मैंने बना दिया यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया थिक फिलामेंट, ये हो गया थिक फिलामेंट, ये हो गया थिक फिलामेंट, ठीक है। और थिक फिलामेंट के बीच में भी एम लाइन होता है, वो मैं अभी बनाया नहीं है, हालांकि ये थिक फिलामेंट भी आपस में जुड़े होते हैं। ये इस तरह से होगा। अब थिक फिलामेंट के हेड निकले हैं, ये इस साइड में निकले हैं, ये इस साइड में निकले हैं, हाँ, ये हेड निकल रहे हैं। ये बस स्लाइड आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए।
बस इतना ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्टिव साइट, ये हेड किससे जुड़ सकता है, यहां पर वो पार्ट है जहां से जुड़ेगा, और ये फिलहाल अनमास्क, ये अभी मास्किंग में है, ट्रोपोनिन ने अभी इनको ढक के रखा है, अभी ये आपका हेड जुड़ नहीं सकता इनसे, मास्किंग में है। अनमास्क कब होगा, जब सिग्नल आएगा और जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो ट्रोपोनिन की शेप बदल जाएगी, ट्रोपोनिन की शेप बदलने से अनमास्क हो जाएंगी ये साइट। ठीक है, अब देखिए ये अगर इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, और फिर से ये जो हेड है, ये जो हेड है मान लीजिए इस तरह से ये क्रॉस आर्म बना रहा है, अगर ये हेड मूव करके इस तरह से हो जाए, अगर ये हेड मूव करके इस तरह से हो जाए तो क्या ये थिन फिलामेंट पूरा इधर स्लाइड नहीं करेगा, बिल्कुल स्लाइड करेगा, और स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये जेड लाइन आ जाएगी यहां पर, ये वाली जेड लाइन भी आ जाएगी यहां पर, और ये आपस में बिल्कुल मूव कर जाएंगे, ये वाले फिलामेंट बिल्कुल यहां तक आ जाए। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब तक हो सकता है, जब तक ये पार्ट इस जेड लाइन को टच ना कर जाए, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन बस केवल इतना ही हो सकता है। तो ओवरऑल जब ये मूव किया तो ये जेड लाइन आ गई यहां पर, ये जेड लाइन आ गई यहां पर, और आप देखिए कि ये जो थिक फिलामेंट है वो बिल्कुल टच हो गया यहां से लेके यहां तक, और जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके आ गए यहां पर। अब आप देखेंगे ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब यहां पर एच जोन देखिए, ये एच बैंड इतना था, अब एच बैंड आपका खत्म हो गया, एच बैंड इसमें रिड्यूस होगा जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले इतना था यहां से यहां था, अब क्या होगा, ये स्लाइड किया, ये स्लाइड किया, इधर ये स्लाइड कर रहे, ये स्लाइड कर रहे, तो पहले जो इतनी बड़ी मसल्स थी अब यहां पर ऐसे स्लाइड हो रहा है, आपस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सभी जगह पूरा इसमें, तो ये सिकुड़ कर आपका छोटी सी मसल्स हो जाएगी, इसकी जो इतनी बड़ी लेंथ थी अब वो सिकुड़ कर छोटी सी हो जाएगी। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, मायोसिन के हेड एक्टिन की अटैचमेंट साइट से जुड़ते हैं, और ये हेड का क्रॉस आर्म इनको स्लाइड करवाता है, इस तरह से मूव करवाता है, और जिससे क्या होगा, थिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, इधर से भी स्लाइड हो गया, इधर से भी स्लाइड हो गया, फिसल रहा है उसके ऊपर। ओवरऑल क्या होगा, एच बैंड का साइज कम हो गया, एच बैंड बिल्कुल हो गया, और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तब तक हो सकता है जब तक कि ये थिक फिलामेंट दोनों जेड लाइन को टच करे। अब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेड लाइन टच हो गई, बस इतना ही हो सकता है। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इमेजिनेशन भी करना होगा। अब सवाल यह है कि सर ये हेड में मूव क्यों हुआ, भाई हेड पहले नॉर्मल ऐसे था, यहां पर था आपका एटीपी, अब एटीपी टूटकर एडीपी प्लस फॉस्फेट बनाएगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो आपका हेड इस पोजीशन पे आएगा, और जैसे ही एटीपी की एनर्जी खर्च हो जाएगी ये हेड वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो हर हेड में एटीपी खर्च होती है, यहां एटीपी जुड़ने की भी अटैचमेंट साइट होती है। ये जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है यहां से तो ये एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन अटैचमेंट साइट होगी, यहां पर एटीपी भी जुड़ता है, वो एटीपी अटैचमेंट साइट होता है, तो यहां एटीपी लगातार आता रहता है जिससे ये हेड अपना पोजीशन मेंटेन करता है, और जैसे ही एनर्जी निकलती है ये मूव करता है, और जैसे ही एनर्जी खर्च हो जाती है वापस रिलैक्स हो जाता है, हेड फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो जब तक एटीपी है तब तक ये हेड काम करते रहेंगे, बहुत एटीपी खर्च होता है इसमें, लॉट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड पार्ट, और ये जो स्लाइडिंग हो रहा है इसमें एनर्जी खर्च होता है, इसीलिए हमारी मसल्स को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस वक्त एटीपी खर्च होने से एक बार मूवमेंट होगा, नेक्स्ट फिर और एटीपी आएगी फिर मूवमेंट करेगा, फिर एटीपी आएगी फिर मूवमेंट करेगा, हर हेड में एटीपी खर्च हो रही है, हर
मायोसिन फिलामेंट के हेड में एटीपी खर्च हो रही है और हेड एक्टिन को स्लाइड करवाता है। पहले क्यों नहीं जुड़ रहा था? क्योंकि वो मास्किंग था ट्रोपोनिन से। अब क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि सिग्नल आ गया, कैल्शियम रिलीज हो गया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को शेप बदल दिया, जिससे अब ये जुड़ने लगा और एटीपी खर्च हो रही है, इसलिए मूव कर रहा है बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप देखिए पहले सर्कोमियर यहां से लेके यहां था, अब सर्कोमियर क्या हो गया? यहां से लेके यहां हो गया बस केवल। तो सर्कोमियर सिकुड़ता है और सर्कोमियर ही फैलता है जब सेल रिलैक्स करती है। ओवरऑल आप मुझे बताओ, क्या ए बैंड में कोई फर्क पड़ा? ए बैंड जहां था कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अभी भी वही है। ए बैंड में कोई अंतर नहीं आएगा। हालांकि आई बैंड का ये जो लाइट वाला पार्ट था जो आपको बिना मायोसिन के दिख रहा था, ये जरूर अब छोटा हो जाएगा। देखिए ये आपका छोटा हो जाएगा। आई बैंड में चेंज आएगा, आई बैंड में चेंज आएगा, लेकिन ए बैंड जैसा था अभी भी ऐसा ही रहेगा और एच बैंड तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा अगर फुल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कर गया तो जब भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ए बैंड का क्या होता है? नो चेंज। वो तो थिक फिलामेंट है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, वो तो वही है। आई बैंड का क्या होता है? आई बैंड रिड्यूस होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है। क्यों होता है रिड्यूस? भाई पहले ये था आपका आई बैंड और यहां से लेके यहां था आपका डार्क कलर, अब ये क्या हो गया? अब आपका ये पोजीशन आ गया, अब ये डार्क कलर ही तो दिखेगा आपको। अब ये वाला जो पार्ट आपको लाइट कलर का दिख रहा था यहां से यहां तक, अब वो दिखेगा कहां? क्योंकि ये मूव करके इधर आ गया ना, तो अब ये बस डार्क कलर आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। और एच बैंड तो बिल्कुल भी रिड्यूस होगा, 100% रिड्यूस होगा। ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है। इनको अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझना है। कुल मिला के जब भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी खर्च होता है। और एटीपी खर्च होता है, इसका मतलब मसल्स में एटीपी बनाने का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसी मसल्स जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जहां बहुत एनर्जी खर्च होता है, उन मसल्स की सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी कब बनाते हैं? जब ऑक्सीजन होती है। भाई ऑक्सीजन चाहिए ना एटीपी बनाने के लिए। तो ऐसी मसल्स जो लगातार काम करती हैं, वहां बहुत जहां एटीपी की जरूरत होती है, उन सेल में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसके लिए उन मसल्स में एक स्पेशल ऑक्सीजन स्टोर करने वाला पिगमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं है, मायोग्लोबिन होता है। और ये वाली जो मसल्स हैं वो रेड कलर की दिखाई देती हैं, रेड कलर की दिखती हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। मायोग्लोबिन में बहुत मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर होता है और इसी ऑक्सीजन को स्टोर करके ये माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल्स में बहुत एटीपी बनाते रहते हैं। ये मसल्स रेड कलर की दिखती हैं, इसलिए इनको रेड फाइबर भी बोलते हैं, रेड फाइबर। ऐसी मसल्स खासतौर पे आपके हाथ में, पैर में, ये जो मसल्स हैं जो लगातार काम करती हैं, ये हमारी रेड फाइबर मसल्स कहलाती हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन होता है। कुछ मसल्स ऐसी है जो कभी कभी काम करती हैं, ज्यादा उनको जरूरत नहीं होती है, तो उन मसल्स में मायोग्लोबिन भी नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट कलर की दिखती हैं और उनको हम व्हाइट फाइबर बोलते हैं। व्हाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम पाए जाएंगे, व्हाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम पाए जाएंगे और वहां ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं होती। इसलिए अगर ऐसी मसल्स को कभी ज्यादा काम करना पड़े तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है इनकी, तब इनमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है,
जिससे क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स अकड़ती हैं, आप बोलते हैं कि हाथ सो गया, पैर सो गया, एक्चुअली वो तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है मसल्स के पास और वहां लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेड फाइबर भी मसल्स हैं, व्हाइट फाइबर भी मसल्स हैं। एक्चुअली रेड फाइबर वो मसल्स हैं जहां बहुत एटीपी प्रोड्यूस होता है, जहां बहुत ऑक्सीजन स्टोर होता है मायोग्लोबिन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। और व्हाइट फाइबर में, व्हाइट मसल्स में एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, मायोग्लोबिन भी नहीं है, ऑक्सीजन कम होता है। बस केवल इस तरह का एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो कोशिश में पूरा किया कि मसल्स आपको समझ में आए। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट केवल तब करती है जब उसको सिग्नल आता है। सिग्नल में एसिटिल कोलिन नाम का ट्रांसमीटर रिलीज होता है जो कैल्शियम आयन रिलीज करवाता है सर्कोप्लाज्म में। सर्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम रिलीज हो जाता है तो वो ट्रोपोनिन को अनमास्क कर देता है, ट्रोपोनिन की शेप को बदलता है, जिससे बाइंडिंग साइट अनमास्क हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ही मायोसिन का हेड एक्टिन को स्लाइड करवाता है एटीपी खर्च करके। एटीपी खर्च होता है जब भी क्रॉस आर्म ब्रिज बनता है, क्रॉस आर्म ब्रिज बनता है, उस वक्त एटीपी खर्च होता है। तो ये आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया, आप देखिएगा वो कैसे आर्म बनता है, कैसे वो मूव करता है, एटीपी खर्च हो रही है। हेड में दो एक्टिव साइट होंगी, एक तो एक्टिन से अटैचमेंट वाली साइट होती है, एक एटीपी अटैचमेंट साइट होती है। इस तरह से आपका मसल्स कंप्लीट होता है। इस साल आपके सिलेबस में अगला जो पार्ट है स्केलेटन सिस्टम वाला, वो हटा दिया है, तो इसलिए मैं स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अगली क्लास।